आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स विषय की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है आंकड़ों का अर्थ, प्रकार और उनके संकलन की विधि। अब तक इस अध्याय में हमने ये जाना है कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक आंकड़े, जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रथम बार एकत्रित करता है, जबकि द्वितीय आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जिन्हें पहले से ही किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता या संस्था द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किया जा चुका होता है। वर्तमान में उन आंकड़ों का प्रयोग अपने उद्देश्यों के अनुसार अनुसंधानकर्ता करते हैं। पिछली कक्षा में हमने प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियों में पहली विधि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा आंकड़े एकत्रित करना, इस विधि पर चर्चा की थी। इसकी उपयुक्तता, इसके गुण तथा दोष पर चर्चा की थी। उसी क्रम में जो दूसरी विधि आती है वो आती है अप्रत्यक्ष मौखिक जांच द्वारा आंकड़े एकत्रित करना। इस विधि का प्रयोग तब अधिक उपयुक्त होता है जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों से संपर्क करना संभव ना हो। तब समस्या से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रश्न तैयार करके पूछताछ की जाती है और अपने संबंध के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। बड़े और विस्तृत क्षेत्र के लिए यह विधि अति उपयुक्त है। इस विधि की यदि उपयुक्तता की बात की जाए तो यह विधि तब उपयोगी है जब अनुसंधान संबंधी क्षेत्र बहुत बड़ा तथा विस्तृत हो। जब सूचना देने वाले व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना संभव ना हो, तब यह विधि उपयुक्त है। जहाँ पर सूचना देने वाले व्यक्तियों में अज्ञानता की संभावना हो, तब यह विधि प्रयोग की जा सकती है। और जब प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पूछकर आंकड़े संग्रह करना संभव ना हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगली विधि आती है प्रश्नावली तथा अनुसूचियों के द्वारा सूचनाएं एकत्रित करना। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए कुछ प्रश्न पहले से तैयार करके रखते हैं। जिन व्यक्ति, जिन क्षेत्र, जिस समूह से सूचनाएं या आंकड़े प्राप्त करने होते हैं, उस क्षेत्र में जाकर इन प्रश्नावलियों या अनुसूचियों को वितरित किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर या डाक द्वारा, और उस समूह के व्यक्तियों से उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसके आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता एक प्रश्नावली, जिसमें विभिन्न प्रश्न होते हैं, तैयार करता है और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करता है। इस विधि में जो प्रश्नावली है वो डाक विधि का प्रयोग द्वारा भेजी जा सकती है। तैयार प्रश्नावली को सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक के माध्यम से प्रश्नावली भेज दी जाती है। जब सूचना अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचती है तो वह इन सूचनाओं को गुप्त रखता है। यह विधि तब उपयुक्त है जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, जब सूचना देने वाले व्यक्ति शिक्षित हों। इस विधि के गुण की यदि हम बात करें तो इस विधि में समय, श्रम तथा धन की बचत होती है। ये आंकड़े मौलिक और विश्वसनीय होते हैं। इन आंकड़ों के द्वारा बड़े क्षेत्र से भी आंकड़े आसानी से एकत्रित या संग्रहित किए जा सकते हैं। कुछ इस प्रणाली के अवगुण हैं, जैसे इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं में सूचना भरते समय बहुत सी त्रुटियां रह जाती हैं। इस विधि के प्रति व्यक्तियों में उदासीनता पाई जाती है। बहुत से व्यक्ति उस प्रश्नावली को
भरकर वापस ही नहीं भेजते। इस विधि में लोचशीलता का अभाव है, क्योंकि जो प्रश्न एक बार तैयार हो चुके हैं और जिनका वितरण प्रश्नावलियों का किया जा चुका है उनमें कोई बदलाव या प्रश्न को कम करना या बढ़ाना आसानी से संभव नहीं होता। पक्षपातपूर्ण उत्तर देने की संभावना इस प्रणाली में बनी रहती है। इसी प्रणाली का दूसरा रूप है अनुसूची विधि। पहली विधि प्रश्नावली थी, दूसरी अनुसूची। अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर पहले प्रश्नावली तैयार की जाती है, फिर अनुसंधानकर्ता का सहायक, जो मुख्य अनुसंधान करता है या शोध करता है या जो आंकड़े एकत्रित करने वाला व्यक्ति है, उसका एक सहायक सूचना देने वाले व्यक्ति के पास पहुंचता है और सूचनाओं से स्वयं प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है। जो प्रश्न के आंसर हैं सूचना करता है, यदि मान लीजिए शिक्षित नहीं है तो उनसे उत्तर मौखिक रूप में जानकर उन्हें स्वयं भरता है। यह विधि कब उपयुक्त है? जब गणक सूचनाओं के भाषा रीति रिवाज से परिचित ना हो या निपुण ना हो, शिक्षित ना हो, और जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो। इस विधि के कुछ गुण हैं। इस विधि द्वारा निरक्षर व्यक्ति यानी जो शिक्षित नहीं है उनसे भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस विधि द्वारा प्राप्त सूचना शुद्ध होती है। इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का डर कम होता है, क्योंकि सहायक स्वयं उन सूचनाओं को या उन उत्तर को भरता है जो सूचना देने वाले व्यक्ति से प्राप्त की गई हैं। इस विधि में सूचनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि सहायक स्वयं सूचनाएं इकट्ठी करता है। इसके कुछ अवगुण हैं, जैसे यह काफ़ी खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें एक सहायक को नियुक्त किया जाता है, अधिक समय लगता है। यदि उचित संख्या में सहायक उपलब्ध ना हो तो अनुसंधान पूर्ण नहीं हो सकता। पक्षपातपूर्ण उत्तर की सूचना बनी रहती है। सहायक द्वारा बहुत से उत्तर या बहुत से सूचनाएं अपनी सोच के आधार पर दिए जा सकते हैं। स्पष्ट, शुद्ध और पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली में क्या गुण होने चाहिए वो यहाँ बताए गए हैं। जो प्रश्नावली यानी विभिन्न प्रश्नों का एक समूह जिसके आधार पर आप व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें क्या गुण होने चाहिए। जो आपने प्रश्न का चुनाव किया है वह शुद्ध, सरल और स्पष्ट हो। प्रश्नों की संख्या कम हो। प्रश्न अनुसंधान से संबंधित हों। प्रश्नावली में सूचकों को गणना करना पड़े ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों जिसका एक बार में ही आंसर दिया जा सके। प्रश्नों का क्रम उचित होना चाहिए, उचित क्रम में प्रश्न बनाने चाहिए। प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न होने चाहिए जिससे पूछे गए प्रश्नों की सत्यता तक की जांच की जा सके। ये एक आदर्श प्रश्नावली के गुण बताए गए हैं यहाँ पर। आप इन विधियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, अपनी नोटबुक में लिख लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण अध्ययन का बिंदु है ये। आगामी क्लास में हम द्वितीय आंकड़ों को जो पहले से ही प्राप्त अनुसंधान के लिए एकत्रित किए जा चुके होते हैं उनके संग्रह की विभिन्न विधियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।